आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर करना है अदर मैटर पैराग्राफ को और कुछ मजीद रिफाइनमेंट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट की विद रिस्पेक्ट टू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सो अदर मैटर पैराग्राफ पे आ जाते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हमने एक चीज तो बड़ी कैटेगोरिकली देखी कि भाई जो मामलात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड हैं और फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग हो, उन पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता है। ये चीज तो हमें बड़ी क्लियर है। अब अदर मैटर पैराग्राफ क्या है? अदर मैटर पैराग्राफ भी है तो एडिशनल कम्युनिकेशन, बट दिस परटेन्स टू ऑडिट रिलेटेड मैटर्स। दिस pertains to audit related matters, मतलब matters, other matter paragraph एक additional communication है but not for financial statements related matters. Other matter paragraph is not meant for financial statements related matters, it is meant for audit related matters, for the audit itself, for the auditor's responsibilities, for the auditor's report। तो अगर मैं पूछूं कि कॉमन चीज क्या है या समराइज करूं तो मैं कहूंगा फाइनेंशियल एम्फेसिस ऑफ मैटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड मैटर्स के हवाले से एडिशनल कम्युनिकेशंस हैं। अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से एडिशनल कम्युनिकेशंस हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब अदर मैटर पैराग्राफ, ये तो हमें पता लग गया कि ये एक पैराग्राफ है जो ऑडिट रिपोर्ट में क्यों ऐड होते हैं। कोई एडिशनल कम्युनिकेशन करनी हो ऑडिट के हवाले से, ऑडिटर की जिम्मेदारियों के हवाले से या ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से। अब अदर मैटर पैराग्राफ में भी आयजा ने क्या कहा कि देयर आर सिचुएशंस इन विच यूज ऑफ other matter paragraph is situations in which OM is used. Let's put it this way, situations जिसमें other matter paragraph use होते हैं तो वो हमें पता लगता है कि उसमें भी कुछ क्या हैं मैंडेटरी सिचुएशंस, कुछ क्या हैं मैंडेटरी सिचुएशंस और कुछ क्या हैं, कुछ हैं आपकी ऑप्शनल सिचुएशंस, कुछ है मैंडेटरी। मतलब मैंडेटरी सिचुएशन में होता है कोई चॉइस नहीं है, को ऑडिटर ने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है। अगर ये सिचुएशन अराइज होगी तो आपने अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मजे की बात है खाली दो मैंडेटरी सिचुएशंस हैं। पहली, you will always see another matter paragraph जब भी it is the situation of an initial audit engagement। जब कभी भी सिचुएशन होगी ना इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की तो उसमें सर अदर मैटर पैराग्राफ आए ही आए। जब भी कभी सिचुएशन होगी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की। व्हाट इज एन इनिशियल ऑडिट? इनिशियल ऑडिट है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप 2024 के लिए हम यूं करते हैं, 2023 में ऑडिटर था केपीएमजी, 2024 में ऑडिटर अपॉइंट हो गया पीडब्ल्यूसी। आप हैं पीडब्ल्यूसी, आप अपॉइंट हुए हैं 2024 के लिए एज ऑडिटर, तो दिस will be counted as an initial audit engagement। ये क्या काउंट करेगा? ये काउंट करेगा एज एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, के 2023 में केपीएमजी के पार्टनर XYZ ने ऑडिट किया और 2024 में अगर केपीएमजी हो और उसके पार्टनर ABC ने ऑडिट किया तो
तो फिर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है मतलब फर्म पहली दफा ऑडिट कर रही है, तो फर्म का जब चेंज होगा तो वी विल काउंट इट एज एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो 2024 की जो ऑडिट रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी इशू करेगी उसमें मैंडेटरीली एक एडिशनल कम्युनिकेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और ऑडिटर उसमें कहेगा क्या? ऑडिटर कहेगा कि लास्ट ईयर एफएस वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, किसी और ऑडिट फर्म ने पिछले साल ऑडिट किया था, उस अनदर ऑडिटर ने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय दैट ऑडिटर, एडिशनली अगर पिछले साल ऑडिटर ने मतलब केपीएमजी ने पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, इफ मॉडिफाइड ओपिनियन की एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो फिर रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन भी बतानी होगी, फिर रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन भी बतानी होगी। और तीसरी बात, डेट ऑफ प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में पीडब्ल्यूसी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अदद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये मामला ऑडिट से रिलेटेड है ना, तो इसलिए अदर मैटर पैराग्राफ में आ रहे हैं। ये मामला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नहीं डिस्कस हुआ कि पिछले साल ऑडिटर को और था, तो ये मामला ऑडिट से क्योंकि रिलेटेड है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, ये मामला ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट रिलेटेड मामला होने की वजह से ऑडिटर पीडब्ल्यूसी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा और उसमें बताएगा कि लास्ट ईयर मतलब 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की थी। अच्छा, केपीएमजी का नाम बताना जरूरी नहीं है, पिछले ऑडिटर का नाम बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ऑडिटर बता दे तो ये उसकी चॉइस है, स्टैंडर्ड ने नहीं रिक्वायर किया। स्टैंडर्ड ने कहा एक जनरल स्टेटमेंट लिखते कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जिसने जो पिछला ऑडिटर है उसने किस टाइप का ओपिनियन एक्सप्रेस किया, अगर तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया फिर तो आप सिंपली लिख देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो क्लियर ही होता है ना कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर पिछले ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो फिर उसका रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन भी बताना होगा। और तीसरी चीज क्या बतानी होगी, पिछले ऑडिटर ने किस डेट पे ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी। ये 3 मैंडेटरी कंटेंट्स हैं जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगी और आप अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। ऐसे मजा नहीं आता, तो लेट अस हैव अ लुक एट what an other matter paragraph looks like. So here you go. ये है जी आपके पास other matter। क्या कह रहे हैं? The financial statements of ABC company for the year ended December 31st 2020 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion। अगर इधर होता who expressed a modified opinion तो फिर reason of modification भी बताना पड़ता। On those statements on which date, this is the date of the previous auditor's report, this is the date of the previous auditor's report. So this is what an other matter paragraph looks like. Now you have a real world example. अच्छा जी, एक तो बड़ी चीज ये हो गई कि जिसमें आपने तो जब कभी भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पेपर में बी अलर्ट, जब कभी आपको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पेपर में दिख जाए ये बातें चिपका आइएगा, मतलब लिख दीजिएगा कि इसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में जिसमें ऑडिटर ने बताने के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किसी और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया था जिसने फलां डेट पर फलां ओपिनियन एक्सप्रेस किया, और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन भी बताना है।
अच्छा, दूसरी मैंडे सिचुएशन जिसमें अदर मैटर पैराग्राफ का यूज मैंडेटरी है, जिसमें अदर मैटर पैराग्राफ का यूज मैंडेटरी है, वो दूसरी सिचुएशन एग्जैक्टली वही है जो हमने ईओएम में दूसरी सिचुएशन पढ़ी थी। मतलब मैं यहाँ पे उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, यही वाली बात स्ट्रेट अवे वहां पर भी है। अब ना मैंने ये यहां समझाया था ना यहां समझाऊंगा, क्यों, कब समझाना है, जब आयजा 560 पढ़ेंगे, जब आयजा 560 पढ़ेंगे तो ये वाली सिचुएशन वहां पर कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि दोनों में क्यों है, ये भी समझेंगे। अच्छा, अगली बात, कुछ सिचुएशंस में एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ का जो यूज है वो क्या है, कुछ सिचुएशंस में अदर मैटर पैराग्राफ का यूज ऑप्शनल है, कुछ सिचुएशंस में अदर मैटर पैराग्राफ का यूज क्या है, ऑप्शनल है। वो सिचुएशंस क्या हैं, अब हम उन सिचुएशंस को एक्सप्लोर करते हैं। पहली सिचुएशन पहली सिचुएशन को समझने के लिए मुझे आपको रिकॉल करवाना पड़ेगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्चुअली क्या है, उसमें ऑडिटर क्या लिखता है, वी वर एंगेज टू ऑडिट, और हम कहते हैं नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। तो बात थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। प्राइमरीली ब्रॉड रीजन क्या होता है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई। स्टैंडर्ड ने इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई के डिफरेंट रीजंस बताए थे, सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू द नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल, और एक था मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन। अब मैनेजमेंट ने अगर लिमिटेशन इम्पोज कर दी ना, और जिसकी वजह से आप यू आर अनएबल टू ऑब्टेन साई, और मामला मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर दें। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मतलब है आप ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, तो इस ऑडिट रिपोर्ट का क्या फायदा। तो ऑडिटर हैज ऑल्सो हैज अ चॉइस, अगर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ना हो, द ऑडिटर कैन कंसिडर विड्रॉल। मतलब ऑडिटर रिजाइन कर सकता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, वो कि मैं ऑडिट, आई एम नॉट विलिंग टू होल्ड द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, आई एम रिजाइनिंग। बजाय ये कि मैं कहूं मैं कोई ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर रहा, मैं कहूं भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, किसी और से ऑडिट करा लो। ये क्या है, स्टैंडर्ड ने ये ऑप्शन दी ऑडिटर को। अगर कोई विड्रॉल कंसिडर करें, लेकिन साथ ही स्टैंडर्ड ने कहा अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर पॉसिबल है, तो विड्रॉ कर लें, निकल जाएं, रिजाइन कर दें। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है, अब अगर आप 4 महीने 3 महीने लगा चुके हैं ऑडिट पे, तो नाउ इट इजंट प्रैक्टिकेबल, यू ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। पॉसिबल, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो अगर प्रैक्टिकेबल हो और पॉसिबल हो, तो यू हैव दिस ऑप्शन कि यू कैन विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट रादर देन expressing a disclaimer of opinion, which is in effect no opinion. अब अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो, अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो कि कोई मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन है, कोई मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन है, जिसका इफेक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, जिसका इफेक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, और यू आर इशूइंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन,
बट यू डिड नॉट रिजाइन, आपने विड्रॉल का ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया, तो आपको एक अदर मैटर पैराग्राफ में रीजन फॉर नॉन विड्रॉल एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या हो, मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन हो जिसका इफेक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, एंड यू इश्यू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सो इवन इफ यू आर इशूइंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यू स्टिल हैव द ऑप्शन के साथ आप अदर मैटर पैराग्राफ में रीजन फॉर नॉन विड्रॉल एक्सप्लेन कर दे कि आपने क्यों विड्रॉ नहीं किया, व्हाई यू वेंट फॉर दिस ऑप्शन। You had two options. One was withdrawal and the other was issuance of the audit report. You chose to go for the issuance of audit report. So what were the reasons? Were there any legal restrictions? Were there any impracticabilities associated? So you need to explain those reasons in the other matter paragraph. This is one situation. Optional है, मतलब गुंजाइश अवेलेबल है, गुंजाइश अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके बाद क्या और भी कोई सिचुएशंस हैं? बिल्कुल और भी सिचुएशंस हैं, और भी सिचुएशंस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिसके अंदर अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, तो इन दैट केस एक अदर मैटर पैराग्राफ यूज करके ये चीज एक्सप्लेन की जा सकती है। अगेन लेट मी शेयर अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये याद है मैंने आपको बताया था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एक अपने रेगुलेटरी रिटर्न्स बना रही है, और उसके अलावा इसी कंपनी ने एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाई हैं एज पर IFRS, कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस लॉ, एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाई हैं। ये तो खास तौर पे बनाई थी SECP के लिए, कॉर्पोरेट रेगुलेटर के लिए, और ये हैं फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। सो इसकी ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा एक अदद अदर मैटर पैराग्राफ। ये अदर मैटर पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है? ये अदर मैटर पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है? ऑडिटर क्या कह रहे हैं? द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस एंड द कंपनीज एक्ट, on which we issued a separate auditor's report to the members of the company. ये ऑडिट रिपोर्ट किस चीज पर है? रेगुलेटरी रिटर्न्स पर है। किसके लिए है? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा इसने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS, कंपनी लॉ, इंश्योरेंस लॉ के मुताबिक बनाए, जो जिसके ऊपर एक सेपरेट ऑडिट हुआ है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किसको? टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और उसकी डेट भी बता रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अनदर एग्जाम्पल कि जहां पर मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के तहत डिफरेंट सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो वहां पर आप एक अदर मैटर पैराग्राफ इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एक तीसरी एग्जांपल, क्या है कि एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं which have been prepared using a general purpose financial reporting framework है। ये क्या बात हुई? आमतौर पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनते हैं, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बने। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि बेस्ड है इन कंट्री एक्स वाई जी, और उस कंट्री के कोई अपने लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके को अपने लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इस कंपनी को एक कंपनी जो कि फॉर एग्जाम्पल किसी और ज्यूरिसडिक्शन में बैठी है और वो IFRS, एक कंट्री है ABC जिधर IFRS चलते हैं। अब एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड विच इज बेस्ड इन कंट्री XYZ, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत जो XYZ कंट्री में एप्लीकेबल है। एक कंपनी है बीटा लिमिटेड विच इज बेस्ड इन कंट्री ABC, और वहां पर IFRS चलते हैं। बीटा लिमिटेड का प्लान है टू एक्वायर अल्फा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड का क्या प्लान है कि उसने अल्फा लिमिटेड को एक्वायर करना है। अब उसके लिए बीटा लिमिटेड देखना चाहती है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि बने हो एज पर IFRS। अब अगर अल्फा लिमिटेड IFRS के तहत अकाउंट्स बनाती है तो IFRS इज एन एग्जांपल ऑफ अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, लेकिन अल्फा लिमिटेड ये जो अकाउंट्स IFRS के मुताबिक बना रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो अल्फा लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के तहत बना रही है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इसका इंटेंडेड यूजर कौन है, खाली बीटा लिमिटेड, और इसका कोई इंटेंडेड यूजर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हो कि एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जा सकता है। दीज आर ऑल इलस्ट्रेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड विद अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन स्टैंडर्ड ने ये चॉइसेस बताई। अच्छा, इसके बाद फोर्थ सिचुएशन जो आयजा ने खुद बताई, दैट इज प्लानिंग एंड स्कोपिंग मैटर्स। प्लानिंग एंड स्कोपिंग मैटर्स किससे रिलेटेड होंगे? ऑफ कोर्स ऑडिट से रिलेटेड होंगे। ऑडिट रिलेटेड प्लानिंग मैटर्स, स्कोपिंग मैटर्स, वो भी आप ऑडिट रिपोर्ट पे इंक्लूड कर सकते हैं, एक अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हैं तो उसको मजीद डिटेल में आप बता सकते हैं। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, यूके में कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो मटीरियलिटी लेवल्स इवन के अपने डिफाइन करे होते हैं, तो मटीरियलिटी रिलेटेड डिटेल्स फॉर एग्जांपल इसमें आ सकती है। फिर उसके अलावा एक पांचवी सिचुएशन है कि लॉ या रेगुलेशन जो है वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स रिक्वायर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट, और वो मैटर्स जो है ना आपके, वो बेसिकली अदर मैटर पैराग्राफ में आ सकते हैं। मतलब मसलन फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का लॉ कहता है कि भाई आप इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को ना क्लियरली एक्सप्लेन करें, तो यू कैन एक्सप्लेन दोस इन द अदर मैटर पैराग्राफ। दैट कुड बी अ प्लेस जहां पर आप इस मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जस्ट टू समराइज, हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है उसको अगर मैं समराइज करूं तो क्या है कि आपके पास जो सिचुएशंस है इसमें OM यूज हो सकता है, वो क्या क्या है? कुछ मैंडेटरी है, 2 मैंडेटरी सिचुएशन है, 5 हमने ऑप्शनल कंसिडर की। 2 मैंडेटरी पे क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, और एक है जो कि हम आइजा 560 में कवर करेंगे, लेकिन हमने ये देख लिया कि ये एग्जैक्टली वही है जो हमने EOM में दूसरी मैंडेटरी सिचुएशन पढ़ी थी, और ऑप्शनल में फिर हमने कोई 5 सिचुएशंस जो है वो कवर की। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो एडिशनल कम्युनिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट हैं, ये जो एडिशनल कम्युनिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट में तो आ जाती हैं, लेकिन these are communicated in advance to TCWG before they are included in the audit report. ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने से पहले इन एडवांस आप TCWG को बता देते हैं कि हम इन मामलात पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इन मामलात पर अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। हम बिफोर हैंड
शेयर होल्डर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग इट इन द ऑडिट रिपोर्ट, हम इन एडवांस डीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं. दिस इज क्वाइट सिमिलर, दिस इज सब्सटैंशियली सिमिलर. किससे? जैसे हम मॉडिफाइड ओपिनियन से पहले भी कम्युनिकेट एडवांस में कर देते हैं, मतलब ये नहीं सरप्राइज देते हैं बोर्ड को कि जी हमने ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं, इन एडवांस कम्युनिकेट करते हैं. टीसी कैम में भी जो मैटर्स आते हैं, दे आर कम्युनिकेटेड इन एडवांस टू those charged with governance. So same rule applies for emphasis of matter and other matter paragraph. आपसे कोई पूछे emphasis of matter other matter paragraph में main difference क्या है? emphasis of matter financial statements related matter से deal करते हैं, other matter paragraph audit related matters, auditor responsibilities related matter, auditors report related matters से deal करते हैं. So this is the principal difference. अच्छा, अब कुछ technical aspects जो कि क्लैरिफाई करने की जरूरत है, वो ये है कि हमने कहा कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जिस मामले पर आएगा उसके हवाले से ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड, उसके हवाले से ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड. तो सवाल मेरा ये है कि इज इट पॉसिबल कि ओपिनियन मॉडिफाइड हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑडिट रिपोर्ट हो, एआर मतलब ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें ओपिनियन क्या है? मॉडिफाइड है. क्या ऐसी रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है या नहीं? अगला सवाल, एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, क्या उसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है या नहीं? देखें, अनमॉडिफाइड का तो चक्कर ही आसान है. अगर एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, तो अगर इन 9 में से कोई सिचुएशंस अप्लाई करेंगी, 9 कैसे कह रहे हो, 3+6, तो उसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है, क्योंकि एफएस इज इक्वल टू आईएफआरएस. ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि ओपिनियन मॉडिफाइड है, तो क्या एक ही ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी हो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल. जरा समझते हैं. एक बड़ी मजे की इलिस्ट्रेशन है, वहां से आपको कहानी काफी अच्छे से समझ आएगी. ये देखें, ये ऑडिट रिपोर्ट आपको दिख रही है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपको दिख रही है. ओपिनियन क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन. क्यों क्वालिफाइड है? अच्छा, अगर मैं खाली ये वाला पैराग्राफ देखूं, अगर मैं खाली ये वाला पैराग्राफ देखूं जो इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला, तो क्या मैं बता सकता हूं कि ये क्वालिफिकेशन जो है वो इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से है? ये जो क्वालिफिकेशन है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से है या स्कोप लिमिटेशन है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई? क्या मैं ये बता सकता हूं? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन पढ़ के पता लगेगा. यकीनन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन पढ़ के पता लगेगा, लेकिन यहां पर ये वर्ड लिखा ना इफेक्ट्स, यहां से मुझे पता लग गया तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्योंकि अगर स्कोप लिमिटेशन होती तो पॉसिबल इफेक्ट्स लिखा होता, अगर स्कोप लिमिटेशन होती तो पॉसिबल इफेक्ट्स लिखा होता. खैर, ये तो एक चीज थी. अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, जब मैंने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देखा तो उसमें मुझे क्या पता लग रहा है कि कंपनी की कुछ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इस नंबर पे आ रही हैं. मैनेजमेंट हैज नॉट मार्क्ड दीज सिक्योरिटीज टू मार्केट, मतलब उनको फेयर वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड किया बल्कि उनको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया, विच इज अ डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस. तो इस वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, ओपिनियन क्वालिफाई हो गया. अब मैं थोड़ा सा रिपोर्ट में नीचे जा रहा हूं तो मुझे तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दिख गया. मैं ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ा सा नीचे गया तो मुझे तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दिख गया. तो अब क्या करूं? ये तो एक ही ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें ओपिनियन मॉडिफाइड है, जिसमें ओपिनियन क्या है? मॉडिफाइड है.
मतलब ये जो रिपोर्ट है इसमें ओपिनियन क्या है, मॉडिफाइड है, लेकिन इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर है। हमने तो ये पढ़ा था कि नहीं जी कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो तब एम्फेसिस ऑफ मैटर आता है। जरा पढ़ें तो एम्फेसिस ऑफ मैटर वापस से। We draw attention to note this to the financial which describes the effect of a fire in the company's production facilities. Our opinion is not modified in respect of this matter. इस नोट के हवाले से ऑडिटर को कोई मसला नहीं है, इस नोट में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। मटेरियल में स्टेटमेंट तो किसी और मैटर से रिलेट करिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन में मसला है, सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन दैट इज अ सेपरेट इशू, उसकी वजह से मैंने ओपिनियन क्वालिफाई कर दिया, लेकिन ये तो एक सेपरेट मैटर है। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक के ऊपर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि इसका डिस्क्लोजर जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड होता, अगर इसका डिस्क्लोजर क्या होता, मटेरियली मिसस्टेटेड होता, फिर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर दे ही नहीं सकते, फिर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं दे सकते, फिर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना होगा कि देयर इज अ मटेरियल बट नॉट परवेसिव मिस्टेक। फिर ये मामला इधर डिस्कस हो रहा हो, आप थोड़ी सी समझ रहे हैं, फिर ये मामला ऊपर डिस्कस हो। सो आई होप कि आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई। अच्छा जी, अब एक लास्ट टॉपिक जो इसके लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट आई वुड से, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ EOM and OM paras in audit report. Where are they placed? इनकी प्लेसमेंट कहां होती है ऑडिट रिपोर्ट? अच्छा, जहां तक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इट्स सिंपल, क्योंकि SCCP ने एक फॉर्मेट बता दिया। SCCP ने क्या कहा कि इसकी प्लेसमेंट होगी बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के बाद क्या आएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन। अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद आएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर, और अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन ना हुआ तो फिर बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद आ जाएगा। सिंपल। अदर मैटर पैराग्राफ कहां पर प्लेस हो रहा है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बाद यहां पर अदर मैटर्स आ रही है, यहां पर अदर मैटर्स आ रही है। ठीक होगी कहानी। सो ये बेसिकली आपकी प्लेसमेंट है। ये तो प्लेसमेंट है ना, जो कि ये जो अभी मैंने आपको प्लेसमेंट बताई, ये तो एक प्लेसमेंट जो है वो तो हमें दे दी लॉ ने, वो तो रिलेटिवली सिंपल है, वो तो रिलेटिवली सिंपल है। क्या आइजाज ने भी इस टॉपिक पे कोई गाइडेंस दी? क्या आइजा 706 ने इस टॉपिक पे कोई गाइडेंस दी? बिल्कुल आइजा 706 ने इस टॉपिक पे गाइडेंस दी। और आइजा ने बेसिकली, याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां तक आइजाज का ताल्लुक है, जहां तक आइजाज का ताल्लुक है, ये दो वाहिद सेक्शंस हैं जिसके बारे में स्टैंडर्ड ने कहा ये इधर ही आए, ये शुरू में ही रिपोर्ट करने। बाकी आइजा ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आपका जो दिल करता है सीक्वेंस फॉलो करने का वो कर, आइजा ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी। लेकिन alongside that flexibility, आइजा 706 के अंदर ये भी कुछ गाइडेंस इस हवाले से प्रोवाइड की। उसने क्या कहा? उसने कहा कि EOM OM कहां पर प्लेस करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर कवरिंग इन दी EOM OM and their importance, their significance। इस रूल को फिर उसने फर्दर क्लैरिफाई कि जहां पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उस केस में उसने क्या रूल दिया? उसने कहा कि इसको फिर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के फौरन बाद प्लेस करें। क्यों? क्योंकि वो फिर कनेक्टेड मैटर्स, कनेक्टिविटी के लिए और एक बेटर फ्लो के लिए,
और द बेटर फ्लो ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर जहां पर लिस्टेड कंपनीज हैं और कैम सेक्शन आपके पास आता है लिस्टेड कंपनीज के अंदर, तो उसने उधर दो बातें की। पहली बात उसने की कि भाई जब कैम सेक्शन इंक्लूड हो रहा ऑडिट रिपोर्ट में और आपने साथ एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ भी देने हैं, तो इनको इमीडिएटली बिलो और आफ्टर कैम सेक्शन प्लेस कर। जैसे वो एससीपी के फॉर्मेट में भी अगर आप देखें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज अबव द कैम सेक्शन। प्लस स्टैंडर्ड ने फर्दर गाइडेंस दी कि आप यूएम और ओएम के लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखें, लेकिन साथ उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए एक हेडिंग भी दे दे, so that you can differentiate it from the CAM section। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड ने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाया। स्टैंडर्ड ने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाया। वो कैसे? जैसे देखें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है तो साथ क्या कॉन्टेक्स्ट बता रहे कि ये एम्फेसिस ऑफ मैटर तो मल्टीपल टॉपिक्स पे हो सकता है, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज। यहां पर उसके अलावा अगर आप देखें एक और एग्जाम्पल, यहां पर एम्फेसिस ऑफ मैटर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर साथ वो डैश लगा के लगाया जा सकता है फायर एट प्रोडक्शन फैसिलिटी, सो दैट यू आर गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट और क्लियरली उसको डिफरेंशिएट भी कर रही हैं फ्रॉम दी क्या कहते हैं, क्लियरली उसको डिफरेंशिएट भी कर रही हैं फ्रॉम द की ऑडिट मैटर सेक्शन। इसी तरह अदर मैटर पैराग्राफ है तो आप एक हेडिंग दे सकती हैं प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर और उसके नीचे सारी कहानी बताएं। तो दिस इज अनदर वे टू डील इट। तो स्टैंडर्ड ने ब्रॉड गाइडलाइन प्लेसमेंट क्या बताया कि डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इंफॉर्मेशन को देखो कि क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, then place it immediately below the basis for opinion section। अगर कैम सेक्शन रिपोर्ट में प्रेजेंट हो रहे जैसे कि लिस्टेड कंपनीज के केस में, तो फिर कैम सेक्शन के बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे, और हेडिंग दे के ईओएम के साथ के ईओएम किस टॉपिक पे है, क्योंकि ईओएम या ओएम तो मल्टीपल टॉपिक्स पे हो सकते हैं, तो हेडिंग दे के उसका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो ताकि वो कैम से डिफरेंशिएट हो जाए। अभी भी एक सवाल आपके माइंड में गूंज रहा होगा और आप बड़े इरिटेट हो रहे होंगे कि अभी तक उस $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर तो किया ही नहीं कि व्हाट इज द इंटरैक्शन बिटवीन CAM and EOM/OM paras। CAM और EOM/OM paras में क्या इंटरैक्शन लिंक? अब जरा रिकॉल करें, कैम क्या था? मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन करंट पीरियड ऑडिट। अच्छा, ज्यादा ट्रिकी ओएम के साथ नहीं इंटरैक्शन होता कैम का, ज्यादा ट्रिकी ईओएम के साथ है, तो हम उसी पे बात करेंगे। ईओएम क्या है? मैटर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और उसमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, ये भी कंडीशन है। इसमें भी क्या है कि कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, क्योंकि हमें पता है मटेरियल में स्टेटमेंट है फिर तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ बात चली जाएगी। कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो। अब ये कैसे पता लगाएं? इसका मतलब है कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में ये जो सर्कल है ये बेसिकली कैम का है, ये सर्कल है ईओएम का, ये बेसिकली कॉमन रीजन है। मतलब कोई मैटर ऐसा हो सकता है जो कैम की डेफिनेशन भी पूरी करे, कोई मैटर ऐसा हो सकता है जो कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा हो और ईओएम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा हो या ओएम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा हो। तो उस केस में स्टैंडर्ड ने कहा सुप्रीमेसी किसकी होगी? कैम की। उसने कहा अगर एक मामला कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहे, यूएम अदर मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन भी पूरी कर रहे, तो देन इट विल बी रिपोर्टेड एज अ कैम।
then it will be reported as a CAM. ठीक हो गई बात? अगर एक मामला दोनों की डेफिनेशन पूरी कर रहा है तो फिर इट विल बी रिपोर्टेड एज अ कैम. अगर सिर्फ कैम की डेफिनेशन पूरी करे तो ऑफ कोर्स फिर सिर्फ एज अ कैम आएगा. अगर सिर्फ यूएमओएम की डेफिनेशन पूरी करे तो फिर सिर्फ यूएमओएम आएगा. लेकिन अगर मसला तो वहां पर आएगा ना कि एक मामले it looks like it is was of the most significance in the current period audit and it is also fundamental to user understanding. Confusion तो वहां पर है. अच्छा, लेकिन ये टेंशन अराइज कहां पे होगी? जहां पर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट. अनलिस्टेड कंपनी के केस में तो कैम अप्लाई नहीं करता ना, वहां पे तो ये टेंशन होगी. ये टेंशन आपने कब लेनी है? व्हेन इट्स लिस्टेड कंपनी. व्हेन इट्स अ लिस्टेड कंपनी ऑडिट, तब आपने टेंशन लेनी है कि कैम है या यूएम है. तो उस केस में जिस तरह यूएम की डेफिनेशन में भी था कि नॉट अ कैम, तो अगर एक चीज कैम की डेफिनेशन नहीं मीट करी फिर वो यूएम आएगी. अगर एक ही टाइम पे वो ये डेफिनेशन भी पूरी करे, ये डेफिनेशन भी पूरी कर रही है, तो फिर सर याद रखिएगा वो एज अ की ऑडिट मैटर ही रिपोर्ट होगा. दिस इज द रूल. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे ना कहानी थोड़ी सी अच्छी समझ में आएगी. Year end है 31st December 2026. Suppose this is the year end. अब year end के बाद 10th January 2027 को एक material subsidiary एक्विजिशन हुई. एक मटेरियल एक्विजिशन हुई, एक सब्सिडरी. ठीक है. अब जो अकाउंटिंग रूल्स है ना वो कहते हैं कि अगर ये एक्विजिशन ईयर एंड के बाद हुई है तो फिर ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के अकाउंट्स है ना, इसमें एक स्टैंडर्ड है IAS 10, उसके तहत डिस्क्लोजर आएगा इस मटेरियल एक्विजिशन. खाली एक डिस्क्लोजर आएगा जिसमें क्या लिखा जाएगा कि जी हमने 10th January 2027 को एक मटेरियल सब्सिडरी एक्वायर की, जिसके लिए हमने सपोज कर लेते हैं कि जो परचेज कंसिडरेशन पे की वो थी $100 million. सपोज ये एक डिस्क्लोजर है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अकाउंट्स में. नाउ this is a matter which is fundamental to user understanding. I mean the users should know. जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2026 का ऑडिट कर रहा हूं, तो this is a matter which is fundamental to user understanding, but this matter may not be of the most significance in the current period. कैसे फंडामेंटल क्यों है यूजर अंडरस्टैंडिंग? यूजर को पता होना चाहिए कि अच्छा अगली दफा से इसके रिजल्ट, इसके नंबर्स भी, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2027 के अकाउंट्स बनेंगे जो, उसमें इसके नंबर्स भी ऐड होंगे. सब्सिडरी की कंसोलिडेशन होती है ना, इसके नंबर्स भी ऐड होंगे. मुझे ये पता लग गया. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव. Why do you think this is not a matter of the most significance in the current period audit? It may not be of the most significance. क्यों? उसका जरा लॉजिक देखते हैं. मैटर कम्युनिकेटेड टू TCWG. सपोज इसको मैं कर देता हूं टिक. सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन. क्या इस मैटर में सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन लगी? फोकस कीजिएगा, क्या इस मैटर में सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन लगी? अब जरा समझिएगा. उसमें हमने क्राइटेरिया देखा था, क्या था? रिस्क हाई हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, जजमेंट हो मैनेजमेंट की, ऑडिटर की, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट हो. तो अभी इस ट्रांजैक्शन, ये जो मटेरियल एक्विजिशन है फाइनेंशियल ईयर 2026 के अकाउंट्स के रेफरेंस से अगर देखो, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर. इसमें तो कोई एज सच रिस्क नहीं है. दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्लोजर, फैक्चुअल डिस्क्लोजर.
कोई कॉम्प्लेक्सिटी जजमेंट नहीं इन्वॉल्व है, परचेज कंसिडरेशन एक एग्रीमेंट के अंदर होगी, एक फैक्ट है, एक्विजिशन हुई है, ये डेट भी आपको पता है, एग्रीमेंट से आप वेरीफाई कर सकते हैं, सो नो जजमेंट इन्वॉल्व एज सच। क्या ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट है? शायद सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा जी सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन लगी। अब अगली क्या चीज आती है, कैम क्या होता है? मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। देयर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट कि ये इस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन भी नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, क्यों? कि भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खाली इसका डिस्क्लोजर ही आया ना, कोई कंसोलिडेशन तो नहीं हुई। अच्छा, लेकिन कोई कहे नहीं भाई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन तो है इस ऑडिट के रेफरेंस से। अच्छा चलें ठीक, सिग्निफिकेंट। इज इट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस? जवाब है नहीं, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंस के लिए क्या था? आपका बड़ा टाइम लगे, बड़ी एफर्ट लगे, बड़ी इंटरैक्शन जो इस टॉपिक पे, इसको ऑडिट करने में आपको बड़ी मुश्किल हो। डिस्क्लोजर को ऑडिट करने में मुझे बताएं क्या मुश्किल? इट्स समथिंग ऑफ अ फैक्चुअल नेचर। So financial year 2026 के accounts में you would do perfectly fine just an emphasis of matter paragraph with respect to this disclosure, जिसमें आप इस disclosure को emphasize करते हैं, कहानी खत्म। On the other hand, जब आप financial year 2027 का audit करेंगे ना, तब उसमें तो इस सब्सिडरी की क्या होगी? कंसोलिडेशन होगी। इस सब्सिडरी को एक्वायर किया तो एक अदद गुडविल अराइज होगी, एक अदद गुडविल अराइज होगी। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए सिर्फ इतना बता दूं कि गुडविल होती है कि आपने एक चलता हुआ बिजनेस जब खरीदते हैं ना, तो उसके नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू होती है वो सपोज होती है 100 रुपीज, लेकिन चलता हुआ बिजनेस कोई भी 100 का नहीं बेचता, वो हमेशा प्रीमियम पे बेचा जाता है। तो प्रीमियम सपोज लिया 30 का, तो 130 का परचेज कंसिडरेशन, तो गुडविल या प्रीमियम क्या है? 30। दिस इज बेसिकली द एडिशनल अमाउंट व्हिच हैज बीन पेड। अब यहां पर क्या है? नेट एसेट्स किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू। अब जरा देखें, मैटर कम्युनिकेट हुआ टीसीडब्ल्यूजी को, सिग्निफिकेंट अटेंशन थी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट है, रिस्क इन्वॉल्व है, मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। इस वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर का बड़ा टाइम लगा, बड़ी एफर्ट लगी, एविडेंस हासिल करने में मुश्किल हुई, तो ऑडिटर को अपना एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना पड़ा। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स इट द मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द करंट पीरियड ऑडिट। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये कंसोलिडेशन का मैटर इस सब्सिडी से रिलेटेड वुड कम एज अ की ऑडिट। अच्छा, अभी तो ये बात आपको इंटरैक्शन समझ में आ गई। जब हम पढ़ लेंगे ना MURGC, कहां पर पढ़ना है कम से कम ये तो आपको पता ही होगा, एज 570 में। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीट शीट दूं जिससे आपके तमाम जो कंफ्यूजन्स है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक वो क्लियर हो जाए। लेकिन एक एग्जाम टिप वैसे याद रखें, ये जो हमने स्पेसिफिक सिचुएशंस पढ़ी है ना EOM की या OM की, ये जो स्पेसिफिक सिचुएशंस पढ़ी हैं, अगर ये सिचुएशंस केस स्टडी में गिवन हो और लिस्टेड कंपनी और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इस पे EOM दूं या कैम दूं, या मैं इस पे OM दूं या कैम दूं, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक सिचुएशंस जो आयजा ने खुद कवर किया ना, उनके लिए EOM, उनके लिए OM जो स्पेसिफिक सिचुएशंस है। अनलेस के केस स्टडी में कोई बड़े लाउड इंडिकेटर्स गिवन है जो उस मामले को कैम की तरफ लेके जा रहे हैं। सो द एग्जाम टिप इज, जो मामलात स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में, जिन मैटर्स के ऊपर स्टैंडर्ड ने खुद कहा ना कि इनको एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ में कवर करो, तो उनको आप उन्हीं पैराग्राफ्स में कवर करें फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर मैं की ऑडिट मैटर दूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और अभी भी जो कंफ्यूजन रह गई है, अभी तो जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन्स और खुल के सामने आएंगी।
तो वहां पर और क्लैरिटी होगी। लेकिन एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि ये इसके ऊपर ना, ये जब हम MURGC कवर कर लेंगे, जब हम MURGC कवर कर लेंगे, तो इसके ऊपर मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त, बड़ी क्लासी किस्म की चीट शीट इशू करूंगा। वहां पर आपको एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी, एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने किस तरीके से अपना ये कैम, EEOM, MURGC में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एज अ ट्रेनर कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आई विल एड्रेस दिस कंफ्यूजन थ्रू अ चीट शीट, जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी करेंगे एट अ ग्लांस, और आपको एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी कि व्हेन टू यूज कैम, व्हेन टू यूज EOM, व्हेन टू यूज OM, व्हेन टू यूज MURGC। सो यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। और एक चीज आपको आई होप सो कि अबंडेंटली क्लियर है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का ना अपना एक खास ऑब्जेक्टिव है, और आपने उसको उसी पर्पस के लिए यूज करना है, आपने उसको उसी पर्पस के लिए यूज करना है। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ओपिनियन की मॉडिफिकेशंस है, तो उसके लिए आपने आइजा 705 ही अप्लाई करना है। अगर कोई मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस है, तो उसके लिए आपने आइजा 701 के रूल्स ही अप्लाई करने हैं। अगर कोई एम्फेसिस, सॉरी, ये अगर कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ है, उसको आपने आइजा 706 के तहत ही डील करना है। मतलब जो सिचुएशन होगी तो वही वाला आइजा और उस आइजा के रूल्स आपने अप्लाई करने। नाउ with that, we're just left with this element। ये कवर होता है आइजा 720 में, और ये कवर होता है आइजा 57। सो जब हम प्रोसीड करेंगे सिलेबस में, तो हम ये वाले एरियाज भी कवर करेंगे। बट अदर देन दैट, अब हमारी ऑडिट रिपोर्ट, अब हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सब्सटैंटिवली क्या है? कवर्ड। दैट इज सब्सटैंटिवली कवर्ड। मतलब अब हमने आइजा 700, 701, 705, 706, we have covered these, which represents like the key portion when it comes to audit reporting. I hope you found the session useful और आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। कंफ्यूजन्स, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिस फर्म अप होंगे। ये सिर्फ थियोरेटिकली इनको पढ़ लेने से बात नहीं बनती, इस पे हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कितनी प्रैक्टिस करेंगे, आई कैन गिव यू रीजनेबल अश्योरेंस की चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे हो। बिकॉज एज अ ट्रेनर आई नो कि पेपर में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ऐसा पेपर हो नहीं सकता कि ऑडिट का पेपर और ऑडिट रिपोर्ट का सवाल। सो वी आर गोइंग टू undertake extensive question practice just to make sure that you are well versed with all the related concepts. That's all for today. Thank you.